If in Civil Service Prelim 2024 you are scoring somewhere around 95 in your GS and you are sure about your CSAT, then you must start for your mains. And to help you, we at Raj IAS are coming up with our unique value addition program, in which we will be covering 2000 plus questions along with their model answers for GS 1, 2, 3, 4, and we will provide you almost 200 philosophical essays. To help you more, we are providing you with our new AI powered app, which is powered by Indian Express newspaper, which will help you to get more and more feedback on your answer writing and personality development. Course is starting from 20th of this month and is priced at only 18,000. You can scan the QR and pay right now. Best of luck. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ऋत्विका पांडे है और मैंने इस साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रैंक 1 सिक्योर किया है। मेरे ऑप्शंस जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री थे और मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से सभी एस्पिरेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजी ओवरऑल एज वेल एज ऑप्शनल्स की शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है विच वॉज इन इट्स प्रेजेंट शेप एंड फॉर्म कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1966। हाउएवर इसका ओरिजिन 1866 में जाता है। तो अगर हम नेचर ऑफ फॉरेस्ट सर्विस की बात करें तो इट इज़ वेरी ट्रांसडिसिप्लिनरी, ट्रांसजनरेशनल एज वेल एज ट्रांसनेशनल इन नेचर एंड इट इज़, इसका सिविल सर्विस से ये डिफरेंस है कि ये सर्विस टेक्निकल है एज वेल एज इट इज़ अ साइंस बेस्ड सर्विस। तो जो एस्पिरेंट्स साइंस ग्रेजुएट्स हैं या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एंड अगर आप अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो फॉरेस्ट सर्विस प्रोवाइड्स यू एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़। इट इज़ एन ऑल इंडिया सर्विस बिकॉज नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के जितने इश्यूज हैं दे ट्रांसजेंड द कार्टोग्राफिक बैरियर्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप जानते हैं कि टाइगर कैन मूव फ्रॉम मध्य प्रदेश टू छत्तीसगढ़ एंड फाइनली टू झारखंड, as well as it can move from Sariska in Rajasthan to Asola Bhati in Delhi. तो ये जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के इश्यूज हैं लाइक पोल्यूशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, दीज आर वेरी ट्रांसनेशनल इन नेचर एंड बिकॉज बहुत सारी ट्रीटीज होती है, कन्वेंशंस होते हैं विच आर रैटिफाइड अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस द स्कोप ऑफ द सर्विस डिमांड्स की ये ऑल इंडिया नेचर की है। तो अब रही बात कि इस एग्जाम को डील कैसे करना है। तो अभी बिकॉज आप सबका प्रीलिम्स हो चुका है एंड आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो आई विल फोकस मोर ऑन मेंस फॉर नाउ एंड फ्यूचर एंड टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी फॉर एस्पिरेंट्स जो आने वाले 2-3 सालों में पेपर देंगे। तो अब जब मेंस की बात करते हैं तो देयर आर 6 पेपर्स इन मेंस एग्जामिनेशन। आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, देयर आर 2 ऑप्शनल्स जिनके 4 पेपर होते हैं, तो टोटल 6 पेपर्स होते हैं एंड दीज टोटल टू 1400 मार्क्स। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है विच इज ऑफ 300 मार्क्स। तो अगर मेंस की स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेटली आपको ऑप्शनल पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, लेकिन आपको एट द सेम टाइम जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश में भी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। मैं इसमें पेपर वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो इसमें आपका पहला पेपर होता है जनरल नॉलेज का, तो इट इज ऑफ 300 मार्क्स एंड इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 ब्लॉक्स होते हैं। तो जैसे सिविल सर्विसेज में आपके GS 1, 2, 3 होते हैं अलग अलग, यहाँ वो पेपर्स कंबाइंड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम पॉलिटी, 4th इज फ्रॉम एनवायरमेंट और ज्योग्राफी एंड 5th क्वेश्चन इज मोस्टली फ्रॉम एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड 6th क्वेश्चन इज साइंस एंड टेक। तो इसमें आपके 6 ब्लॉक्स होते हैं और इन 6 ब्लॉक्स को आपको ध्यान देना है, लेकिन हमको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है टू से दैट कि क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th आर नॉट वेरी स्कोरिंग एंड बच्चे इनके लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th पे आपको उतनी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है जितनी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के ऊपर करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हिस्ट्री से आता है। अगर आप PYQ एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस डोमिनेट करते हैं। तो आपको अपने जो नोट्स हैं एंशिएंट एंड मेडिवल के उसको अच्छे से पढ़ के जाना है एंड आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैप्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल इस साल हर्षवर्धन पे क्वेश्चन आया था, तो हर्षवर्धन के जो कंटेम्प्रेरीज थे, फॉर एग्जांपल शशांक गौड़ा और मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी, तो इन सबको हम एक मैप में शो करेंगे। एंड बाकी जो आंसर राइटिंग आप सिविल सर्विसेज में करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, आपको उसी तरीके से करनी है। फिर
जीके के पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देर आर 24 क्वेश्चंस एंड द पेपर इज वेरी लेंथी। तो आपको इसमें सोचने भी होते हैं कि क्या लिखना है एंड लिखना भी होता है। तो आपको शुरू से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग विद इन हाफ एन आवर एक क्वेश्चन को टारगेट करना है कंप्लीट करने को, एंड आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके लिए आप शुरू से मेंटली प्रिपेयर रहिए। एंड इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज PYQs आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द पेपर्स। तो आप इसमें PYQ एनालाइज कीजिए, थीमेटिक चीज़ें देखिए जो बार बार रिपीट हो रही हैं, और इससे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जीके के पेपर के लिए आपको 4 से 5 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आपका जीके का पेपर हो रहा होता है उससे आप एक वीक पहले रिवाइज करते रहिए, एंड थोड़ा टाइम पहले अराउंड 20-30 डेज पहले अब मेंस 365 होती हैं विजन IAS की, वो 4 होती हैं, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इसको आप देखते रहिए ताकि आपका करंट इश्यूज से आउट ऑफ टच ना हो जाए, क्योंकि करंट इश्यूज आएंगे। इसके अलावा अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से इज देयर विल बी सम बाउंसर क्वेश्चंस इन जनरल नॉलेज। तो उसको लेके आपको घबराना नहीं है, आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं जो हमने सुने नहीं होंगे, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू ब्रेक योर गेम। आपका ओवरऑल जो पेपर होता है, बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको उनको ढंग से अटेम्प्ट करना है, एंड कोशिश कीजिए कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए विद योर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आप कोशिश कीजिए, इस साल बहुत टफ मार्किंग हुई है, तो आप कोशिश कीजिए कि ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ताकि बहुत कम मार्क्स ना आए आपको बस बिलो एवरेज फॉल नहीं करना है, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके अलावा दूसरा पेपर होता है जनरल इंग्लिश का, विच इज अगेन ऑफ 300 मार्क्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल इंग्लिश इज वेरी स्कोरिंग एंड अ लो हैंगिंग फ्रूट, तो मैं चाहूंगी कि सभी एस्पिरेंट्स इसको सीरियसली लें। एंड जनरल इंग्लिश में सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स जो ये करते हैं, उसको लास्ट मोमेंट पे छोड़ देते हैं, लाइटली लेते हैं। उनका सारा फोकस होता है कि हम ऑप्शनल्स करेंगे, जनरल इंग्लिश नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको 20 या 25 दिन पहले जनरल इंग्लिश की तैयारी डेडिकेटेडली स्टार्ट कर देनी है। एंड इसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि ग्रामर का होता है। ग्रामर के क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं, एंड दे आर वेरी टेक्निकल, वेरी ऑब्जेक्टिव, एंड दे आर इंटायरली अंडर योर कंट्रोल। उसमें बस एक ही आंसर होता है। तो अगर आप उसको प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आप 50 में से 45 प्लस 48 या 50 on 50 भी ला सकते हैं। तो अब ग्रामर को हम करेंगे कैसे? अगर आप देखें तो ग्रामर में आपके रूल्स होते हैं अराउंड 50-60 रूल्स। तो रानी मैम एक यूट्यूब चैनल पे है, उनके इंग्लिश के 3 रूल्स ऑफ ग्रामर के वीडियोस है, टोटलिंग अबाउट 14 आवर्स। उसको अगर आप 2x पे करके सुनेंगे तो आपके 7 आवर्स में खत्म हो जाएंगे। उससे आपको क्या होगा कि इंग्लिश के रूल्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, एंड उसको जब आप PYQ में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा आते हैं आपके इडियम्स एज वेल एज होमोफोन्स। तो उसके लिए प्लिंथ एंड पैरामाउंट की बुक है, उसके जो सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं ऑन इडियम्स एज वेल एज होमोफोन्स, उसमें जो आपको दे रखे हैं आप बस वही कर लीजिए। तो अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपका जो ग्रामर है एंड जो आपके स्पीच चेंजेस होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इसमें भी कुछ यूट्यूब पे लेक्चर अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। तो अगर आप ये रूल्स देख के जाएंगे तो यू कैन स्कोर आराम से 50 on 50। एंड इंग्लिश की खास बात ये है, अगर आप इस साल के मार्क्स देखेंगे तो हाईएस्ट स्कोर इज 183, तो एंड एवरेज स्कोर इज अराउंड 145 to 150। तो अगर आप इंग्लिश में मेहनत कर रहे हैं एंड यू आर स्कोरिंग अराउंड 170 प्लस, तो उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं, एंड इट इज विद मिनिमम एफर्ट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के बाद 3rd नंबर पे मैं ऐसे को अटेम्प्ट करती थी 1 घंटे के अंदर। ऐसे को अच्छे से करना जरूरी है बिकॉज इट इज ऑफ 100 मार्क्स, लेकिन यहाँ आपकी अप्रोच सिविल सर्विस की तरह नहीं होनी चाहिए। आपको उतनी इंटेंसिव तैयारी नहीं करनी है। जैसे सिविल सर्विसेज में आप एनेक्डोट्स लेते हैं, कोट्स लिखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उतना यहाँ करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सिंपल इंग्लिश ग्रामर में लिखना है विद सम डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर जो आप करंट अफेयर से उठाते हैं, बट यू शुड राइट वेरी नीटली। एंड आपको वही जो बेसिक रूल्स है, पैराग्राफ चेंज कब करने हैं, ट्रांजिशन कब लाना है, आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। तो इंग्लिश के पेपर में ऐसे के क्वेश्चन को करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यूजुअली मैं प्रेसी को कर लेती थी बिकॉज इट वाज वेरी ट्रिकी। एंड प्रेसी हमारे टाइम में बहुत टफ आया था, तो मुझे उसको 3-4 बार पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा था।
तो आई वुड रिकमेंड टू ऑल एस्पिरेंट्स कि आप पेपर होने से पहले कम से कम 1 या 2 प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि आप उस दिन घबराए नहीं। उसमें जो रूल होता है कि 1/3 ऑफ वर्ड्स आपको करने हैं, तो आप उसकी लिमिट से +-5 जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मत जाइए, क्योंकि फिर आपकी शायद पेनलाइज आपको किया जाएगा। देन इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था, लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये मैं लास्ट में करती थी। इतना हेक्टिक नहीं होता है, इसमें खाली आपको फॉर्मेट जो है उसको फॉलो करना है एंड एकदम क्लियर सिंपल लैंग्वेज में दोनों चीजें लिख देनी है। दीज 2 थिंग्स आर ऑल्सो वेरी लो हैंगिंग एंड वेरी स्कोरिंग। तो अब मिला जुला के इंग्लिश में क्या है कि आपको यू हैव टू बी वेरी नीट, वेरी स्ट्रक्चर्ड, एंड आपको दिखाना है कि आपकी ग्रामर ठीक है। एंड जब आप क्लीनलीनेस से लिखते हैं, देन इट इज अ स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द एग्जामिनर। वो खुश होता है ना, आपको ज्यादा मार्क्स देता है। तो नीटनेस एंड क्लीनलीनेस इन द प्रेजेंटेशन इन द इंग्लिश पेपर इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। तो अब ये 2 पेपर खत्म हो जाते हैं हमारे जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इज टू मेंटेन द टेम्परामेंट इन द एग्जाम। टेम्परामेंट का सेंस ये है कि अब आपके ऑप्शनल के पेपर्स होंगे, 2 पेपर हो चुके हैं, तो मेनी ऑफ द पीपल टेंड टू डू इज वो डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पेपर को या जीके के पेपर को, एंड दे विल गेट सैड और हैप्पी। ये नहीं करना है, आपको इक्वानिमिटी मेंटेन करनी है। तो अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसको भूल जाइए। अगला आपको 2 या 3 दिन का गैप मिलेगा, आपको आगे का सोचना है, क्योंकि आपकी क्या रैंक आएगी इट विल बी मोस्टली डिसाइडेड बाय ऑप्शनल, एंड इंग्लिश एंड जीके विल एड यू इन गेटिंग अ डिसेंट रैंक। तो अब जो 2 या 3 दिन के गैप है, उसमें आपको कोई बैगेज लेके नहीं चलना है कि मेरा पेपर ऐसा हो गया, मेरा पेपर वैसा हो गया। तो आपको अपने फ्रेंड से ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। तो जब आप नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन था जियोलॉजी, तो उसके लिए हम डिटेल स्ट्रैटेजी दूसरे उसमें बात करेंगे दूसरे वीडियो में। बट उसके लिए आपको जैसे 3 दिन है, तो इन 3 दिन में आपके नोट्स होंगे, उसमें आपने कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट किए होंगे, अंडरलाइन किए होंगे, डायग्राम्स प्रैक्टिस किए होंगे, आपको वो देख के जाने हैं। एंड द टारगेट ड्यूरिंग दीज 2 या 3 डेज फॉर जियोलॉजी शुड बी, आप सुबह उठते हैं 6 बजे, आप अपना पेपर 1 चालू करते हैं, कोशिश कीजिए शाम 6 या 7 बजे तक वो पेपर 1 आपका रिवाइज हो जाए, इन द सेंस दैट आपकी कीवर्ड रिवाइज हो जाए, आपकी फॉर्मूले रिवाइज हो जाए, आपके डायग्राम सारे रिवाइज हो जाए, एंड आपके जो मेन चीजें हैं, जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस है PYQ एनालिसिस करने के बाद, वो चीजें आप बिल्कुल फ्रेश रिवाइज करके जाए, ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये 2 या 3 दिन जो भी आपको जियोलॉजी के मिलेंगे, दे आर वेरी क्रूशियल। आपको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड अगर आप मेहनत करके जाते हैं, बिकॉज द सब्जेक्ट इज वेरी रिवॉर्डिंग, तो मोस्टली आपको मार्क्स मिलेंगे जो आप लिख रहे हैं। इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, द सब्जेक्ट इज थॉरो गोइंग साइंटिफिक। तो जो आप लिख रहे हैं उसको आपके मार्क्स मिलेंगे। एंड पेपर से पहले आपको थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्ट्रैटेजी जियोलॉजी में ये थी कि आई विल अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम 4 सेक्शंस लाइक 2, 3, 3, 2, बिकॉज मेरे हिसाब से सेक्शन बी ऑफ पेपर 1 एंड सेक्शन ए ऑफ पेपर 2 आर मोर स्कोरिंग, मोर टेक्निकल, एंड एग्जामिनर को फील आती है कि आप कोर जियोलॉजी में बहुत मेहनत किया है आपने, तो उसमें वो आपको ज्यादा मार्क्स देता है। एट द सेम टाइम आपको बाकी दोनों सेक्शंस के ऊपर भी फोकस करना है। और जियोलॉजी में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाने होते हैं। तो जब आप डायग्राम्स बना रहे हैं, उसको लेबल करिए अच्छे से, उसको पेंसिल कलर्स यूज कीजिए। जैसे मुझे मिनरल बेनिफिशिएशन का क्वेश्चन आया था, तो मैंने फ्रॉथ फ्लोटेशन में गैंग को अलग कलर से शो किया एंड द मिनरल कॉन्सेंट्रेट को अलग कलर से शो किया। तो आपकी प्रेजेंटेशन, और जैसे आप मिनरल्स के फॉर्मूले लिख रहे हैं, तो उनकी फैमिलीज है, सब स्पीशीज है, उनको ढंग से लिखिए। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, उनको अच्छे से लिखिए। एंड अगर आपके क्वेश्चन जनरल जियोलॉजी का भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका आंसर जनरल स्टडीज वाला नहीं लगना चाहिए। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर शुड लुक लाइक अ जियोलॉजिकल आंसर। तो अगर मेरे को याद है क्वेश्चन आया था मिड ओशियनिक रिजेस पे, तो आपको उसकी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बारे में लिखना है कि किस तरीके के फॉल्ट वहां पे दिखेंगे। आपको उसकी फेसिस के बारे में लिखना है कि किस तरीके के मेटामॉर्फिक फेसिस दिखेंगे। पेट्रोलॉजी के बारे में लिखना है कि इग्नियस पेट्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कैसे दिखेंगे। तो दैट वे यू टेक्निकलाइज इवन अ क्वेश्चन दैट अपीयर जनरल इन नेचर। तो उस तरीके से आप अपने मार्क्स को बढ़ाते हैं। तो दोनों पेपर्स मिला के आप अच्छे से, जियोलॉजी में क्या है कि आप शुरू से जब आप अपनी फर्स्ट रीडिंग करते हैं,
तो 20 या 25 दिन में उसको फटाफट खत्म कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ सीनियर्स नोट्स एंड जो भी क्लासेस आपने ले रखी हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स को बहुत रेफर किया था, देन मैंने यश चौधरी सर के बहुत नोट्स को रेफर किया था। उसके अपार्ट फ्रॉम इट मेरे खुद के भी नोट्स थे एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कुछ थीमेटिक क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे पेट्रोलॉजी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मिनरलॉजी में रिपीट होते हैं, तो इनको आप बार बार देखते रहिए एंड इसमें आप वैल्यू एडिशन करते रहिए। फॉर एग्जांपल मेरे नोट्स अगर किसी टॉपिक में बेसिक थे तो आई यूज टू सी ब्रजेश जेना सर के नोट्स या अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स, ताकि मेरे जो आंसर हैं थोड़े टेक्निकल बन सके। तो आपको अपना एक बेसिक नोट्स बनाने हैं या टॉपर के नोट्स को रेफर कर लीजिए अगर आपके पास कम टाइम है, तो उसमें आपको कीवर्ड को हाईलाइट करते जाना है एंड आपको सिलेबस को साथ में रख के, पीवाईक्यूज को साथ में रख के, जो भी आपका टॉपिक है हर टॉपिक के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो अनकॉम्प्रोमाइजेबल हैं। तो जब आप कोई आंसर लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेटामॉर्फिक फीसिस पे आया है, तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो वो चाहता है एग्जामिनर देखना, तो वो की पॉइंट्स अगर उसे दिख रहे हैं तो वो आपको 15 में से 15 नंबर भी दे देगा। एंड डेफिनेटली जैसे कोई न्यूमेरिकल आता है जो कि आते हैं आजकल, तो अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं, तो उसमें आपको फुल ऑन फुल मिलेगा। तो जो नेचर ऑफ सब्जेक्ट है उसको आपको कैपिटलाइज करना है अच्छे से। इसके बाद हमारे को यूजुअली 1 दिन का गैप मिलता है एंड मोस्टली नेक्स्ट ऑप्शनल फॉरेस्ट्री होता है बच्चों का। तो 1 दिन के उसमें हम फॉरेस्ट्री को पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप पहले से अपनी तैयारी के हिसाब से वो टॉपिक्स रिवाइज कीजिए जो आपने छोड़ रखे हो 1 दिन के लिए एंड जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हों। तो फॉर एग्जाम्पल आप सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज देख सकते हैं, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। बट फॉरेस्ट्री में अगेन 2 पेपर्स होते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं 3-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी। सेक्शन ए ऑफ बोथ पेपर से 3-3 क्वेश्चन, बिकॉज दे आर मोर टेक्निकल एंड दे फॉर्म द कोर ऑफ फॉरेस्ट्री। तो जब आप वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो एग्जामिनर को रियलाइज होता है कि आपने मेहनत की है, यू हैव गिवन द सब्जेक्ट द ड्यू रिस्पेक्ट एंड आप क्योंकि उसमें बिकॉज इट इज वेरी टेक्निकल इन नेचर, आपको उसमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। सेक्शन बी ऑफ बोथ पेपर्स आर मोर जनरल इन नेचर एंड दे आर डाइसी, तो जरूरी नहीं है कि वहां आपको उतने नंबर मिलेंगे। तो मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉरेस्ट्री को लेकर के ये थी। अगेन जब आप फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैंने हॉर्नबिल की क्लासेस रेफर किया था एंड टॉपर्स के नोट्स को रेफर किया था। तो जब मैंने अपूर्व दीक्षित सर के पेपर 1 पेपर 2 दोनों नोट्स प्रिंट कर लिए थे एंड हॉर्नबिल की क्लासेस को सुनते रहती थी। इसके अपार्ट मैंने मणिकंदन एंड एक और बुक LS खन्ना होती है उसको रेफर किया था टू गेन द डेप्थ इन माई आंसर्स। तो जब मैं बाकी बच्चों से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मार रही थी एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पढ़ के, तो मैंने ये देखा कि मेरे आंसर्स में वो डेप्थ आ रही थी जो शायद एग्जामिनर चाहते हैं एंड इसलिए मेरे को पेपर 1 में 125 मार्क्स एंड पेपर 2 में 133 मार्क्स मिले हैं। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी अबाउट मेंस एग्जामिनेशन। इसके बाद आपकी जो फाइनल स्टेज होती है वो होती है पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज ऑफ 300 मार्क्स एंड वेरी क्रिटिकल। अब पर्सनैलिटी टेस्ट का मेन फंडा ये है कि इट इज नॉट entirely in your control, however you can probabilistically increase your chances of scoring well in the examination। लेकिन इसके साथ आपको ये मान के चलना होगा कि कुछ भी हो सकता है उस दिन, तो सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होगा। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फॉर्चून एज वेल। तो आपको वो चीज शुरू से एक्सेप्ट करके चलनी होगी कि वी विल वर्क हार्ड इन द पर्सनैलिटी टेस्ट, हाउएवर उस दिन कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद भी हम अपना बेस्ट देंगे, हम जितना पढ़ सकते हैं, जितना वाइड रीडिंग कर सकते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए हम वो करेंगे, जितना न्यूज़ हम पढ़ सकते हैं हम वो पढ़ेंगे, 2-4 एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ के जाएंगे। जैसे मैंने अपने पर्सनैलिटी टेस्ट से पहले वाइल्ड एंड विलफुल पढ़ी थी, अवनी पढ़ी थी एक बुक एंड जिम कॉर्बेट की एक बुक पढ़ी थी। दीज बुक्स व्हेन यू रीड देम दे एनहांस योर पर्सनैलिटी, दे एड मोर डायमेंशंस टू योर ओपिनियंस। तो जब आप यहाँ से कुछ चीज़ें बोलते हैं एग्जाम में बोर्ड मेंबर्स के सामने, तो दे आर डेफिनेटली इम्प्रेस्ड। तो ये चीज़ पर्सनालिटी टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड पर्सनालिटी टेस्ट में 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका डेफिनेटली खराब हो जाएगा। नंबर 1 इज आपको वहाँ पे ऑनेस्टी दिखानी है।
अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इंस्टेड ऑफ ब्लफिंग आप बता दीजिए विद अ स्माइल कि सर मुझे नहीं आता है या मैम मुझे नहीं आता है, बट तो यू शो द ईगरनेस कि आप सीखना चाहते हैं। क्योंकि मेरे इंटरव्यू में ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ पैरासाइट, फंगल पैरासाइट जो मुझे नहीं आता था, प्लांटेशंस को लगता है। तो आई टोल्ड सर कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट बट आई विल ट्राई टू स्टडी अबाउट इट। देन सर मुझे खुद ही समझाने लगे। एंड देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन कि असोला, भाटी एंड सरिस्का का एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जिसको यूज करके लेपर्ड आया था। आई डिड नॉट नो अबाउट दिस कॉरिडोर बट आई वेरी हम्बली एंड वेरी ऑनेस्टली एडमिटेड कि सर सॉरी। देन सर ओनली टॉट मी कि क्या होता है। तो व्हेन यू एंगेज विद देम, when you positively engage with them, तो उनको पता चलता है ना कि आप में वो ट्रेड्स हैं, because nobody is perfect। जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको दिखाना है कि आपसे गलती हुई है एंड आप उसे एडमिट कर रहे हैं। एंड फ्यूचर में भी जब आप सर्विस में जाते हैं तब भी आपसे फ्यूचर में गलती होगी, आपके सीनियर्स नोटिस करेंगे, तो आप अगर अच्छे से मान लेंगे तो वो ज्यादा खुश होते हैं आपकी ईमानदारी से कि आप फ्यूचर में इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वही क्वालिटी आपको उस दिन इंटरव्यू में दिखानी है। एंड इंटरव्यू लाइक प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, इंटरव्यू का कॉर्नरस्टोन भी पीवाईक्यू है। तो पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू कहने का मतलब पिछले 2 से 3 साल की ट्रांसक्रिप्ट। तो आप इसको जब ट्रांसक्रिप्ट को ओवरव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा देयर आर फ्यू रेपिटेटिव थीम्स इन इंटरव्यू। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्री से कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है लाइक सिल्वीकल्चर सिस्टम्स, newer trends in forestry, what is your favorite area of forestry which you would like to explore in future, ये repetitive questions है जो आएंगे। Similarly there are some questions from geology like what is common between geology and forestry, आपके district की geology क्या है, and then there are some questions from ecology, legislations, a lot of questions come from legislation। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, जिस स्टेट से हैं, उसके रेलेवेंट, उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रिजर्व फॉरेस्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट में तो आपको पता होना चाहिए। HR लेवल क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, फॉर एग्जांपल YIFS। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। आप एक ग्रुप बना सकते हैं 4 से 5 बच्चों का, उसमें आप लोग अपने अपने आंसर्स डिस्कस कर सकते हैं एंड उससे क्या होता है आपको मोर पॉइंट्स पता चलते हैं एंड आपकी आंसर आर्टिकुलेशन भी इम्प्रूव होता है। आपको शो करना है कि आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है। तो आप कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो उसमें साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज कीजिए, टेक्निकल टर्म्स यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया है कि अगर आपकी गार्डनिंग हॉबी है तो आप क्या क्या ग्रो करते हैं, तो यू गिव द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द स्पीशीज। तो उससे क्या होता है कि जो ऑफिसर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं दे गेट इम्प्रेस्ड। दूसरी चीज, आपको क्रिटिकली थिंक करना है। आपको वहां पे जो अवेयरनेस शो करनी है दैट दिस इज द इशू एंड आई एम अवेयर ऑफ द मेनी डायमेंशंस। तो जब आप ये शो करते हैं कि आपके पास एनालिटिक थिंकिंग है, बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, तो आपको वो लोग डेफिनेटली अवॉर्ड करते हैं। एंड दूसरी चीज ये है दैट यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन हु यू आर। आपको सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरी डिग्री अच्छी नहीं है या मेरी कोई और चीज अच्छी नहीं है या मेरे नंबर पहले कम आए थे। तो ये जो सेल्फ डाउट है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वट एवर यू से, आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, आप में कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो एक ऑफिसर में होना चाहिए टू लीड अ डिस्ट्रिक्ट और अ डिवीजन। तो आपको उस कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। यू हैव टू हैव फुल फेथ इन योरसेल्फ एंड आप जब आंसर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप YIFS आंसर कर रहे हैं, देन योर आंसर शुड नॉट बी वेरी क्लीशेड। आपको उसमें अपनी यूनिक पर्सनालिटी को निकालना है एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको खुद से ब्रेनस्टॉर्म करने पड़ेंगे कि आपका लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या है, हाउ यू पर्सनली सी to groom yourself in the service, what are your personal ambitions। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा आर्ट की ओर लीन करती हूँ, तो मेरा ये था कि मैं आर्ट एंड फॉरेस्ट्री का जो इंटरसेक्शन है उसमें काम करना पसंद करूंगी। आप लोगों के लिए एक अलग मोटिवेशन हो सकती है। मैं लोगों को सिटीजन साइंस इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व करके नेचर ट्रेल्स पे ले जाना चाहूंगी। आपकी कोई अलग लॉन्ग टर्म विजन हो सकता है। तो ये जो आपकी यूनिक ट्रेट्स हैं, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, रोज आधा 1-1 घंटा अपने दोस्तों से बातें कीजिए, ये सब चीजें आप लिखिए। मैंने इंटरव्यू के लिए एक डायरी बना रखी थी जिसमें मैं क्वेश्चंस लिखती थी, पॉइंट्स लिखती थी, ब्रेनस्टॉर्म करती थी एंड वो चीज मैंने इंटरव्यू से पहले रिवाइज कर ली थी। एंड दूसरी चीज ये होती है कि आप जब अपना भर रहे होते हैं हॉबीज एंड इंटरेस्ट, तो यू वेरी स्ट्रेटेजिकली ड्रॉप कीवर्ड्स जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है and which you feel the panel will ask because you have prepared them well।
you drive the interview in an area of your comfort. तो इंटरव्यू में इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगर आप उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, वो कीवर्ड्स ड्रॉप कर सकते हैं और उनको आप वेल प्रिपेयर करते हैं, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे. तो बॉटम लाइन है कि आपको वहाँ पे पैनिक नहीं करना है. बहुत बच्चे ये गलतियां करते हैं कि पैनिक कर जाते हैं. अगर उन्हें कुछ नहीं आता है तो दे विल स्टार्ट बिरेटिंग देमसेल्फ कि मुझे नहीं आता है, या मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं आती है. तो वंस अगर आपने वो ये इसमें आ गए, साइकिल में आ गए, तो आपका रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू भी खराब हो जाता है. तो यू हैव टू एडमिट दैट यू आर अ ह्यूमन. आपको हर चीज़ नहीं पता हो सकती है. जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको आप जाने दीजिए. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ कि आप ईगर टू लर्न हैं, आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आप नो बोलते हैं, एडमिट करते हैं कि आपकी गलती है या आप में डेफिशिएंसी है, न कि आप हाफ बेक्ड आंसर देते हैं या आप ब्लफ करते हैं. तो द मोमेंट आप ब्लफ करते हैं या द मोमेंट आप नर्वस हो जाते हैं, आपका इंटरव्यू खराब हो जाता है. तो इट इज़ अ गेम ऑफ टेम्परामेंट, बट आपको फुल फेथ अपने ऊपर रखना है. अब इंटरव्यूज़ के लिए हम मॉक इंटरव्यूज़ देने जाते हैं. आप जाइए देने के लिए. मैंने बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ नहीं 4 दिए थे, एंड आप अपनी मर्जी से जितने देना चाहें दे सकते हैं. बट मैं बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ में इसलिए उसकी यूटिलिटी कम मानती हूँ क्योंकि दे सॉर्ट ऑफ ब्रिंग यू ऑन अ डिफरेंट ट्रैक फ्रॉम व्हाट यूपीएससी रिक्वायर्स. तो अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू को एक्सपीरियंस करेंगे और अब आप मॉक से उसे कंपेयर करेंगे, तो यू विल रियलाइज दैट द पैनल मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी कंपैशनेट, वेरी बेनेवलेंट, एंड दे गिव यू अपॉर्चुनिटी कि आप दिखा सकें. वो आपकी इंडिविजुअल पर्सनल चॉइसेस को जज नहीं करते हैं कि आपने ये चीज़ की या आप बर्ड्स को खिलाते हैं तो ये गलत है. मतलब दे गिव यू फुल स्कोप कि आप उनके साथ एक रैशनल कॉन्वर्सेशन कर सके. एंड जब आप नेचुरल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो आंसर्स हैं दे शुड नॉट लुक लाइक वेल रिहर्स्ड आंसर. आपको उनसे बात करनी है. द कॉन्वर्सेशन शुड बी ऑर्गेनिक. जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो देयर विल बी मोमेंट जब आप हंसेंगे, वो लोग हंसेंगे. तो इट इज़ ऑल अ नेचुरल कॉन्वर्सेशन. एंड इंटरव्यू का ये है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने बारे में कि आपने अब तक क्या क्या किया, क्यों किया, ये डिसीजन लिया, क्यों लिया. तो आप सेल्फ अवेयरनेस इज वन क्वालिटी जो वो लोग देखते हैं, एंड इट कम्स विद टाइम. इसीलिए जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाता है, आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, अपनी डायरी बनाइए, उस पर क्वेश्चन पूछिए, अपने एल्डर्स से बातें कीजिए. नॉट सबसे मतलब सिर्फ मॉक पैनल वालों से नहीं, आप जाइए मेट्रो में जा रहे हैं, लोगों से इंटरैक्ट कीजिए, क्योंकि आप जितना अच्छे से आर्टिकुलेट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, उतने अच्छे से आपकी पर्सनालिटी उस दिन निखर के सामने आएगी. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप जो है मॉक के फीडबैक को बहुत दिल पे ना ले, because they will say very negative things about you also, but you should have faith in yourself that I am a very hard working person, I deserve the service, मैंने सारी मेहनत की है, and definitely I'll do well in the exam. तो ये हो गया आपका इंटरव्यू. अब इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने शुरू से बोला there is an element of luck, इसीलिए while we increase our chances of success in interview, आपको मान के चलना होगा कि कुछ भी हो सकता है उस दिन. इसीलिए आपकी जो तैयारी मेंस की है इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इंटरव्यू में थोड़ा बहुत कम नंबर भी देता है ना तो आपकी रैंक आ जाए. तो मेंस शुड बी वेरी स्ट्रांग, एंड व्हेन आप मेंस एंड इंटरव्यू को दोनों में अपना मेहनत करते हैं, देन आई एम वेरी श्योर कि बोथ द स्कोर्स विल ब्यूटिफुली एड अप, एंड वो फीचर होंगे आपके फाइनल रिजल्ट में, आपका नाम आएगा एंड आपको बहुत खुशी होगी. तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल एस्पिरेंट्स. ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी. हम ऑप्शनल्स के लिए दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे. और मैं डीकेटी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी. इनके वीडियो से मैंने अपनी प्रिपरेशन में बहुत बेनिफिट किया है, और मैं इनके माध्यम से सभी एस्पिरेंट्स से जुड़ने के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ.